नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की कुछ बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद राजनीति तेज हुई है। 23 जून को पटना में होने वाले विपक्ष की बैठक से पहले नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है और इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उधर भोपाल में सोमवार को सतपुड़ा भवन में लगी आग विपक्ष के लिए कैसे चुनावी मुद्दा बन गई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर जो बहुत बड़ा आरोप लगाया उसके बारे में। डॉर्सी का कहना यह है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौर में सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दे दिए थे। डॉर्सी ने दावा यह किया कि उन पर दबाव बनाते हुए ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी दी गई, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि जैक डॉर्सी एक बेहद संदिग्ध दौर में ट्विटर के सीईओ थे। उन्होंने जो कहा वो एक मुश्त झूठ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार शुरुआत से बहुत स्पष्ट थी, सभी कंपनियां जो भारत में काम करती हैं उनको भारतीय कानून के हिसाब से ही चलना होगा। वहीं जैक डॉर्सी के बयान के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीने, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि 2020 से 2022 तक ट्विटर जो जैक डॉर्सी सीईओ थे तब देश के कानून को उल्लंघन करने में 2 साल वो करते रहे और भारत सरकार ने किसी को जेल नहीं भेजा, किसी को रेड नहीं किया। ये सरासर झूठ है। फिर भी 2022 जून में उन्होंने कंप्लाई करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने जितने लॉज को उन्होंने वायलेशन किए, उल्लंघन किए, भारत सरकार ने यही चाहा है कि वो जो भी प्लेटफॉर्म हो भारत के इंटरनेट में, छोटा हो या बड़ा हो, फॉरेन हो या इंडियन हो, वो हमारे कानून माने, हमारे कानून के कभी उल्लंघन न करे। ट्विटर ने ये उल्लंघन किया था, लेकिन जो वो कहते हैं कि रेड हुआ है, जेल भेजा गया है, ये सरासर झूठ है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक से ठीक पहले नीतीश सरकार को लगा है बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के नेता संतोष मांझी ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद संतोष मांझी ने खुलासा किया कि नीतीश चाहते थे कि हम जेडीयू में विलय हो जाएं। नीतीश का ये प्रस्ताव ठुकराते हुए संतोष ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकसभा चुनावों में जेडीयू उन्हें कोई सीट नहीं देगी तो वो अकेले इस चुनाव में लड़ेंगे। ऐसा संयोग हुआ, ऐसा वक्त का तगाजा था कि हम लोग को आज ऐसा करना पड़ा। बाकी कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा एक ही है कि अपनी पार्टी के भावना के साथ, हमारी पार्टी में जो गरीब लोग हैं, जिस भावना के साथ हम लोग का साथ दिए हैं, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए हम लोग एक आज निर्णय लिए हैं। ये विलय की बात कब से सामने आ रही थी? पहली बार कब कहा गया था विलय को लेकर? देखिए, ये सब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सब होता रहता है और हर पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आप कितने मजबूत हैं उस पर डिपेंड करता है। आप देखिए, कोई राजद को नहीं कह सकता है कि हमें विलय कर जाओ, कोई कांग्रेस को नहीं कर सकता हमें विलय कर दो। किसको कहा जाता है? कहा जाता है उसी को ना जो कमजोर होता है, जो गरीब होता है। तो गरीब कमजोर का स्वाभिमान भी होता है, उसको बचना है, हमने बचाव का रास्ता अपनाया।
तो सुना आपने कि किस तरीके से जीतनराम मांझी के बेटे ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसीलिए अलग हुए हैं और उसकी वजह भी बहुत साफ साफ है। अब हम बात करेंगे जिस तरीके से कल आग लगी थी सतपुड़ा भवन में, उसके बारे में आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में कल सोमवार को सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। आग में करीब 12,000 सरकारी फाइलें जलकर खाक हो गई थी। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगी ये आग विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरते हुए सवाल बहुत सारे उठाए हैं और साथ ही साथ पूछा है कि आग लगी या लगा दी गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सतपुड़ा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं बीजेपी का बहुत साफ कहना है कि कांग्रेस इसमें भी अवसर तलाश रही है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसके पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। देखो मित्रों, कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस जो है ना वह सहायता में तो नहीं हुई, इसमें भी अवसर तलाश। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं है। इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, ये निंदा के काबिल आरोप है। कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती है, टेंडर की फाइलें रहती हैं। और आप प्रयास देखिए मुख्यमंत्री जी के, एयरफोर्स तैयार है। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी ने इन राज्यों में चुनावी तैयारियों को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दे दी है। मायावती ने यह भी कहा कि इसी महीने से पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन चुनावी अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से और क्या कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। पूरे देश में वह राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेसी शासित राज्य में तथा तेलंगाना स्टेट की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोषण तथा यहाँ भी बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व साथ ही गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी हो रहा उत्पीड़न आदि के विरुद्ध अर्थात इन चारों राज्यों में इस वर्ष हो रहे विधानसभा आम चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवारवादी राजनीतिक दलों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही वहां पर काम करते थे। हमारी सरकार ने इस खेल को खत्म कर डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का अभियान शुरू किया था और रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। अब तक कई चरणों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं।
चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।